तो दोस्तों आज 15 जनवरी 2024 यूपी में देश दुनिया के सभी ताज़ा मुख्य समाचार लेके आए। सिर्फ आपके पिछली खबर शुरू करते हैं। सभी चैनल और तक सब्सक्राइब ना किया और खबर चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इस तरह की खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कुछ ही महीनों बाद देश भर में होने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा नीति एनडीए के मुकाबला करने के लिए सपा उत्तर प्रदेश में पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को शामिल कर कैडर तैयार कर रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा पीडीए के लिए दी गई परिभाषा के भरोसे पार्टी को लगता है कि उसे भाजपा का मुकाबला करने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप गहराता जा रहा है। जिन इलाकों में रात का तापमान 5 डिग्री से नीचे दर्ज हो रहा है, वहां पाला पड़ने के आसार बढ़ गए हैं। मौसम विभाग के अनुमान है कि अभी 2-3 दिन शीतलहर जारी रहेगा। शीतलहर से प्रभावित प्रदेश के उत्तर पश्चिमी हिस्से में कहीं कहीं पाला पड़ेगा। पाला पड़ने से फसलों के नुकसान की आशंका बनी हुई है। कांग्रेस पार्टी से दशकों पुराना रिश्ता तोड़ने के बाद मिलिंद देवरा रविवार को शिवसेना में शामिल हो गए हैं। मिलिंद देवरा के पिता भी कांग्रेस के बड़े नेता थे। वो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के करीबी माने जाते थे। उनके निधन के 10 साल बाद मिलिंद देवरा ने कांग्रेस से 55 साल पुराना रिश्ता खत्म कर लिया है। आपको बता दें कि देवरा परिवार के कांग्रेस पार्टी के साथ हमेशा से अच्छे संबंध रहे हैं। मशहूर शायर मुनव्वर राना का देर रात निधन हो गया है। वो कई दिनों से बीमार थे। उनका लखनऊ के पीजीआई में इलाज चल रहा था। उन्हें 9 जनवरी को तबीयत बिगड़ने के बाद आईसीयू में भर्ती कराया गया था। राना ने 71 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। आपको बता दें कि मुनव्वर को किडनी और हार्ट संबंधी कई समस्याएं थी। प्रधानमंत्री जनहित आदिवासी न्याय महाअभियान योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को पहली किस्त जारी करेंगे। 540 करोड़ रुपए की ये किस्त प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 1 लाख लाभार्थियों के घर बनाने के लिए जारी की जाएगी। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये किस्त जारी करेंगे। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम चरण में है। मंदिर कमेटी की ओर से गणमान्य लोगों को निमंत्रण भेजा जा चुका है। हालांकि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर राजनीति भी जमकर हो रही है। इस बीच बिहार सरकार में मंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि भगवान राम हमारे सपने में आए थे। हमको तो राम जी सपने में आकर बोले हैं कि हम 22 जनवरी को अयोध्या जाएंगे ही नहीं। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि मस्जिदों की हिफाजत करिए, क्योंकि मौजूदा जो हुक्मरान है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मस्जिदों को गैर आबाद कर दिया जाए, मस्जिदों की अहमियत को कम किया जाए, मुसलमानों को इस्लाम से दूर कर दिया जाए। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम मस्जिदों की हिफाजत करें। भारत और मालदीव के बीच रिश्ते लगातार खराब होते ही जा रहे हैं। पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद मालदीव के मंत्रियों की टिप्पणियां सामने आई, जिनके बाद 3 को सस्पेंड किया गया। वहीं अब मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने तेवर दिखाते हुए भारतीय सेना को 15 मार्च तक मालदीव से वापस जाने के लिए कह दिया है। दोनों देशों में बिगड़ते रिश्तों के बीच स्थानीय मीडिया ने रविवार को बताया है कि मालदीव में भारतीय उच्चायुक्त के अधिकारियों ने माले में मालदीव विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में हार के बाद भारत राष्ट्र समिति के नेताओं और कार्यकर्ताओं से लेकर आला कमान में पार्टी का नाम बदलकर तेलंगाना राष्ट्र समिति करने की मांग बढ़ रही है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कई पार्टी कार्यकर्ताओं ने बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के बेटे केटी रामाराव को अपना सुझाव देते हुए कहा कि पार्टी के नाम से तेलंगाना हटाने से जाहिर तौर पर लोगों का जुड़ाव कम हो गया है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग पर बात फाइनल होती दिख रही है। दोनों दलों में 2 दौर की बातचीत के बाद अब अध्यक्षों की मुलाकात हुई है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने पहुंचे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा इस बैठक में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी शामिल हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुनिया के लिए भारत की अहमियत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत के प्रति दुनिया का नजरिया बदल रहा है। कोई भी बड़ा वैश्विक मुद्दा भारत के परामर्श के बिना तय नहीं किया जाता। विदेश मंत्री ने बताया कि वैश्विक मुद्दों के लिए भारत की रजामंदी बेहद जरूरी है। मालदीव और भारत के रिश्ते पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रहे हैं। मालदीव के मंत्रियों द्वारा पीएम मोदी और भारत पर की गई अपमानजनक टिप्पणियों के बाद रिश्ते और खराब हो गए हैं। हालांकि मालदीव सरकार ने तीनों मंत्रियों को सस्पेंड कर हालात को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन अब चीन दौरे से आने के बाद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के तेवर बदले हुए नजर आ रहे हैं।
उन्होंने कहा है कि हम भले ही छोटे देश हो, लेकिन आपको हमें धमकाने का लाइसेंस नहीं मिल जाता है। कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को दावा किया है कि 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम धार्मिक नहीं बल्कि पूरी तरह से राजनीतिक है, क्योंकि इसे विधि विधान से और चारों पीठों के शंकराचार्यों की देखरेख में नहीं किया जा रहा है। पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेरा ने भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार करते हुए ये भी कहा है कि भगवान राम के दर्शन के लिए किसी बिचौलिया की जरूरत नहीं है। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से 9 फरवरी के बीच आयोजित किया जाएगा। ये 17वीं लोकसभा का आखिरी बजट होगा। आपको बता दें कि संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने शुक्रवार को ये जानकारी दी है। इस बजट सत्र में अंतरिम बजट पेश किया जाएगा, जिसमें संसद में माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन होगा। 1 फरवरी को माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने राम मंदिर को लेकर इंडिया अलायंस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार करने का निर्णय लेकर फिर से एक बार ऐतिहासिक भूल की और सिद्ध किया है कि वो राष्ट्रीय गौरव, भारतीय पराक्रम और भारतीय कल्याण के हर महत्वपूर्ण कार्य का बहिष्कार कर उसमें विघ्न डालने का काम करती है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में 4 शंकराचार्यों ने शामिल होने से इनकार कर दिया है। अब इस मुद्दे पर राजनीति गर्माती नजर आ रही है। दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने शंकराचार्यों के समारोह में शामिल न होने को दुखद बताया है और कहा है कि अगर मैं सरकार में होता तो उनके पैरों में गिर जाता। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि मुझे राम मंदिर समारोह के लिए आमंत्रण अभी तक नहीं मिला है। मुझे पता चला है कि मेरे लिए 22 जनवरी को निमंत्रण कुरियर के माध्यम से भेजा गया, लेकिन ये कुरियर मुझे आज तक प्राप्त नहीं हुआ है। मीडिया के लोग ही मुझे भेजे गए कुरियर की रसीद उपलब्ध करवा दें। इस तरह मुझे अपमानित किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर में दिव्यांगों, बुजुर्गों और बच्चों को जाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल को बड़ी राहत देते हुए पंजाब सरकार की उस अपील अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। आपको बता दें कि इससे पहले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक लोक सेवक द्वारा पारित आदेशों का उल्लंघन करने और महामारी रोग अधिनियम के तहत अपराध करने के आरोप में बादल के खिलाफ एफआईआर को रद्द करने का फैसला सुनाया था। ब्रिटिश सेना ने गुरुवार को यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के खिलाफ बम और मिसाइलें बरसाई है। दोनों देशों ने 1 दर्जन से अधिक स्थानों को निशाना बनाकर बम बरसाए हैं। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार इस ऑपरेशन में युद्धपोतों और पनडुब्बियों के साथ ही साथ लड़ाकू जेट विमानों से टॉमहॉक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से राज्य का नाम बदलने की मांग की है। उन्होंने केंद्र सरकार को इस संबंध में खत भेजा है। ममता बनर्जी ने नया नाम सुझाते हुए कहा है कि पश्चिम बंगाल को बंगला कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि मुंबई का नाम मुंबई हो सकता है और उड़ीसा का नाम उड़ीसा हो सकता है तो फिर हमारी क्या गलती है। कोलकाता में ममता बनर्जी ने कहा कि हमने राज्य की विधानसभा से इस संबंध में प्रस्ताव पारित कर दिया था।